नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करती हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे। और हमारे किसान भाई और बहन जब खुशहाल रहते हैं तो हमारा देश भी खुशहाल और उन्नत रहता है। किसान भाइयों, पुनः आपके लिए लेकर ये रेडियो हाजिर है कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लगातार हम कृषि विशेषज्ञ को लाते हैं, आपके कृषि संबंधी बहुत अच्छी और सही जानकारी आपको उनसे दिलवाते हैं और विषय भी बहुत खास होते हैं, जैसे कि आज का विषय है। जी हाँ, जहां हम खेती किसानों से जुड़ी नई तकनीकों और उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम एक नई तकनीक जो है उसके विषय पर बात करेंगे और वो कृषि संबंधी है। आज का विषय है धान की फसल में डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि DSR तकनीक का बढ़ता चलन और उसके फायदे। क्योंकि पारंपरिक रोपाई विधि के मुकाबले DSR तकनीक आजकल किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि इससे समय, पानी और लागत तीनों की बचत होती है। तो आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने आज के हमारे गेस्ट का, जो है श्री शुभम अत्री जी। आप हैं रीजनल एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार मैम जी, और मेरा नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। तो नमस्कार सभी को। जी, सभी देखते भी हैं और सुनते भी हैं रेडियो के माध्यम से। तो हमारे किसान भाई आज आपसे एक बहुत अच्छे टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, जो है DSR। क्या है ये DSR यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस विधि, और अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो आप विशेषज्ञ होने के नाते कैसे बिल्कुल साधारण सी भाषा में हमें और हमारे श्रोताओं को समझाएंगे? जी, DSR के बारे में अगर हम बात करें तो DSR की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट सीडेड राइस। ये पूजा जी एक विधि है धान की रोपाई से बचने के लिए जी। अमूमन अगर हम अपने किसान भाइयों की जो धान की खेती की पद्धति को समझे तो हमारे किसान भाई अभी तक जो विधि अपनाते हैं धान की रोपाई करने के लिए, वो अपनाते हैं कि वो सबसे पहले एक छोटा एरिया तैयार करते हैं, उसमें धान का बीज डालते हैं और वहां पर धान की जो नर्सरी है या छोटे पौधे होते हैं, जिन्हें अमूमन देसी भाषा में पौध भी बोला जाता है, उसको वो एक जगह पर उगाते हैं। वो 25 से 26 दिन तक उसे तैयार करते हैं और जब वो पौधे लगभग 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के आसपास हो जाते हैं तो किसान भाई उनको उस एरिया से निकालकर जो मुख्य खेत है जिसमें उन्हें मुख्य फसल लगानी है, वहां पर उसे रोपाई कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस अभी तक हमारे किसान भाई अपनाते हैं। पर अभी जो हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे देश के माननीय साइंटिस्ट हैं, जो हमारे देश में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए जो लगातार काम करते हैं, तो उन्होंने पिछले 4-5 साल से वो एक विधि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस विधि का नाम है डायरेक्ट सीडेड राइस। इसमें क्या होगा कि जैसे किसान भाई पहले नर्सरी लगाते हैं, फिर उसकी रोपाई करते हैं, पर इस विधि से किसान भाई सीधा बीज को ही मुख्य खेत में लगाएंगे, जिससे कि एक तो किसान भाइयों की मेहनत बचेगी कि भाई अभी आप पहले एक जगह लगाओ फिर उसको दोबारा रोपाई करवाओ, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा लेबर प्रॉब्लम आज के समय में किसान भाइयों के सामने है और दूसरा लागत उससे बढ़ जाती है। वहीं इस विधि से सीधा क्या फायदा होने वाला है किसान भाइयों को, यह होता है कि आप एक खेत अपना तैयार करो और आपको वहीं पे सीधा मशीन द्वारा यानी कि नई तकनीक की मशीन द्वारा आपको सीधा उस धान की बिजाई अपने मुख्य खेत में कर देनी। तो ये एक सीधा साधा मैंने एक सरल भाषा में किसान भाइयों को समझाने की कोशिश की है कि ये एक DSR विधि क्या होती है। जी जी जी। तो ये DSR के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, कृपया डिटेल में बताइएगा। देखिए, DSR मुख्यतः 2 विधि की होती है। एक थोड़ा सूखी मिट्टी में बिजाई होती है और एक थोड़ा गीली मिट्टी में बिजाई होती है। अमूमन जो अभी गवर्नमेंट जिस चलन को ज्यादा बढ़ावा देती है वो सूखी बुआई को देती है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप अपना खेत है आपका किसान भाई का, उस खेत को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं, नमी उसमें कोई ज्यादा नहीं होती, बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम नमी होती है मिट्टी की ऊपरली सतह से नीचे। तब किसान भाई क्या करते हैं कि अपना एक मशीन आती है स्पेशल,
जो धान की बिजाई करती है, एक उसको डिस्टेंस पे सेट कर देते हैं कि भाई आपको एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है 25 से 26 सेंटीमीटर रहने वाली है, और इस तरह वो पूरे खेत में सूखी मिट्टी पे बीज की जो बिजाई हो जाती है धान के, वो पूरे खेत में एक साथ हो जाती है। दूसरी जो विधि होती है वो गिल्ली मिट्टी पर की जाती है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है मिट्टी में, और उसका अभी ज्यादा प्रचलन नहीं है, जिसमें कोई मशीन नहीं लगती। उसमें सीधा किसान अपने हाथ से जैसे किसी बीज को ब्रॉडकास्ट करते हैं, छिड़काव करते हैं, इस तरह से बीज का छिड़काव खेत के ऊपर बिखेर देते हैं। तो उसको अभी हम ज्यादा प्रचलन में नहीं लेते, जो सूखी विधि है उसको ही ज्यादा हम अच्छा मानते हैं। जी जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी विधि है जिसे हम डायरेक्ट सीडेड राइस कहते हैं। ये बहुत आसान भी है, सरल भी है, और इसके अलग अलग जो प्रकार हैं उनसे भी ये बहुत आसानी से लग सकती है। तो कृपया शुभम जी ये बताइए कि डीएसआर विधि द्वारा धान लगाने के कौन कौन से बहुत खास, बहुत ही मुख्य लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे? ये ही आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि क्यों आज के समय में सरकार हमारी इस विधि को बढ़ावा दे रही है। देखिए, अमूमन अगर हम देखें, जब भी धान की फसल लगती है उसका जो समय होता है लगने का, वो होता है खरीफ सीजन, यानी कि जून में इसकी बिजाई होती है, जुलाई में किसान भाई रोपाई करते हैं। तो जुलाई का जो समय होता है, जुलाई अगस्त सितंबर का, ये समय हमारे उत्तरी भारत में या खासकर जिन एरियाज में धान लगती है उस समय वर्षा ऋतु का समय होता है, क्योंकि धान की फसल को अधिक पानी की जरूरत होती है। तो अधिक पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए उस समय ये मुख्यतः हमारे देश में इसकी खेती होती है, और रेन फॉल के साथ साथ वर्षा ऋतु के साथ साथ जो किसान भाई है वो अलग अलग सिंचाई के माध्यम भी इस्तेमाल करते हैं। अभी शायद किसान भाई इस बात को नहीं जानते होंगे कि अगर हमें अपने खेत से 1 किलो चावल लेना है, 1 किलो चावल के लिए लगभग अगर सीधी नॉर्मल विधि से हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं रोपाई करके, तो 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है पूजा जी। अच्छा, तो आप सोचिए कि एक किलो चावल के लिए 5000 लीटर पानी लगता है। तो ऐसे में हमारा जो फ्रेश वाटर है, यानी कि सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी है, या कह सकते हैं पीने हेतु उपलब्ध पानी है, वो टोटल वाटर का आज भी 2 से 3% ही है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये हमारे सामने है कि अगर इसी तरह हमारा जो पानी का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा आने वाले समय में समस्या आएगी। और ये चीज हम देख भी चुके हैं कि अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है कि जहाँ पे पहले आज से 10-12 साल पहले धान की खेती होती थी, पर आज वहाँ पर धान की खेती होनी बंद हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि जहाँ पे एक सीजन में 2 बार धान लगता था, वहाँ पर अब आज के समय में गवर्नमेंट ने 2 की बजाय 1 सीजन ही कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, एक सोशल कॉज के लिए यही है कि इसमें पानी की बचत होती है। अगर नॉर्मली 5000 लीटर से 1 केजी धान उग रहा है तो इसमें 2000 से लेकर 2500 लीटर पानी की ही जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा इसमें मुख्य फायदा है। दूसरा जो फायदा हम अगर किसान भाइयों के सामने रखें तो आज के समय में खेती में एक लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जो पहले जिस हिसाब से लेबर मिल जाती थी उस हिसाब से लेबर नहीं मिलती, जिससे कि किसान भाइयों के जो फील्ड ऑपरेशन होते हैं कि समय से रोपाई, समय से कटाई, वो बाधित होती है। तो उसमें भी किसान भाइयों को एक फायदा मिलेगा कि उन्हें उनकी फसल समय से बुआई हो जाएगी, लेबर के लिए उन्हें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या है कि आज के समय में इसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी नई वैरायटीज इजाद की हैं, जो कि डायरेक्ट सीडेड राइस में बहुत ही बेनिफिशियल आज के समय में हमारे किसान भाइयों के सामने आ रही है। और किसान भाई अब इसको धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जो किसान बहुत बड़े स्तर पे धान की खेती करता है, उसे नॉर्मली लेबर की प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ता था। बहुत सारा पैसा उसका इन्वेस्ट हो जाता था लेबर में, और किसी कारणवश अगर हमारी फसल लॉस में चली गई या प्राकृतिक नुकसान हो गया तो उसका काफी लॉस हो जाता। तो इस तरह की चिंताओं से अब हमारे किसान भाई धीरे धीरे उभर रहे हैं। जो कि नई विधि डीएसआर की विधि है, उनमें से ये भी एक विधि अच्छी है। वाकई ये बहुत आपने मुख्य बात बताई कि अगर हम डीएसआर विधि का उपयोग करते हैं, जिसको हमारी सरकार भी चाहती है हम उपयोग में लाएं, तो इसका मुख्य फायदा क्या है। और ये जो पानी की बचत वाला आपने जो फायदा बताया है, मुझे तो ये सबसे खास लगता है।
नो डाउट कि जब इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो लागत भी कम लग रही है, इसमें खर्चा भी कम ही हो रहा है क्योंकि हम लेबर का भी खर्चा यहाँ बचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो नेचुरल सोर्स है पानी, जो इसकी वजह से शायद कम होता ही चला जाए, उसका हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। तो ये DSR विधि बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे में अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ शुभम जी कि इस तकनीक के माध्यम से, यानी DSR तकनीक के माध्यम से धान की बुआई का सही समय तो आपने बताया क्या होता है, मैं चाहती हूँ दोहरा कर बताएं सही समय, सही मौसम, सही टेम्परेचर और कुछ ऐसे क्षेत्रफल भी बताएं जहां मुख्य रूप से धान की बुआई, धान की फसल होती है। जी, देखिए धान की जो बुआई की अगर हम बात करें तो लगभग हर भारत के राज्य में इसकी खेती की जाती है। समय भले ही अलग अलग हो, क्योंकि अगर उत्तर भारत में देखें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और बिहार में, तो इसकी मध्य प्रदेश में तो इसकी जो खेती होती है वो खरीफ सीजन में होती है, यानी कि वर्षा ऋतु में। पर अगर हम साउदर्न पार्ट में जाएं या कह सके पूर्व की तरफ जाए, जैसे बंगाल, छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे इसकी खेती दो समय पर होती है। इसकी खेती फरवरी मार्च में भी होती है, जनवरी में भी होती है। जनवरी से स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक चलती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण इस तरह से इस फसल के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। पर अगर हम डायरेक्ट सीडेड राइस के प्रचलन की बात करें तो इसका भी प्रचलन जो है वो हमारे उत्तर भारत तक ही सीमित है, क्योंकि ये अमूमन माना जाता है और होता भी है कि हमारे जो उत्तर भारत के किसान हैं वो थोड़े प्रगतिशील हैं और उनके पास जो प्रति किसान जो भूमि आवंटन है, यानी कि एक किसान के पास जो भूमि आती है वो थोड़ी ज्यादा आती है, यानी कि जो बड़े फार्मर्स की एक कैटेगरी है उसमें यहाँ के किसान ज्यादा आते हैं, जिसके चलते यहाँ पे कोई भी जब नई विधि किसी फसल के संबंध में आती है तो यहाँ के किसान उसको ज्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं। अब सवाल आपका है कि DSR विधि से अगर हमारे किसान भाई धान लगा रहे हैं तो उन्हें किस समय उसकी बुआई करनी चाहिए। अमूमन जो धान की नॉर्मल विधि से जो खेती होती है उसमें जून के महीने में पौध तैयार की जाती है और उसको ट्रांसप्लांट कर, उसको उखाड़ के फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। पर हमारी DSR विधि में ये एक जो स्टेप है एक्स्ट्रा, पहले बुआई और फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग का स्टेप जो है वो कट जाता है, तो इसलिए इस फसल की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों को क्या करना है कि जैसे ही आपका मई लास्ट हो, ये जून का प्रथम हफ्ता हो, तो उसमें आपको धान की जो रोपाई है, बुआई है, वो कर देनी है। तो ये सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे यहाँ पर वैरायटीज लगती हैं उसकी औसतन जो आयु होती है वो लगभग 120 से 125, 130 दिन तक होती है। तो किसान भाई अगर मई के आखिरी सप्ताह में या जून के पहले सप्ताह में इसकी बुआई करते हैं तो आपका जो हार्वेस्टिंग पीरियड आएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आपका हार्वेस्टिंग पीरियड आ जाएगा, जिसमें आप अपनी फसल की कटाई कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट पीरियड है DSR विधि से धान की बिजाई। और यही मौसम भी अनुकूल है धान की फसल के लिए। बिल्कुल जी। किसान भाई बहनों, आपको दोहरा कर बता दें, आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर कार्यक्रम कृषि जागरूकता 2.0। ये विशेष कार्यक्रम यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और अब तक लगातार दूसरे वर्ष पहुंचाया जा रहा है। पहले वर्ष भी हमने ये कार्य किया यारा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, क्योंकि हम आपके साथ खेत में जुड़े, हम आपके साथ फील्ड में जुड़े, हमारे विशेषज्ञ जुड़े रेडियो के माध्यम से आप तक, और अलग अलग कृषि संबंधी जानकारियां आपको दी और अलग अलग विषय भी आपको दिए। इस कार्यक्रम को लगातार 1 साल करने के बाद ये पुनः हम आपके पास 2.0 कार्यक्रम लाए हैं, जिसमें लगातार आप विषय भी बेहतर सुन रहे हैं और विशेषज्ञ भी एक से बढ़कर एक हैं। आज हमारे साथ हैं श्री शुभम अत्री जी, जो हैं रीजनल एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आज का जो विषय है बहुत ही खास, बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि DSR तकनीक पर। धान की खेती में ये एक नई दिशा है जिसे हमारी सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं और वो फायदे हमारे एक कृषि विशेषज्ञ आज के कार्यक्रम में बता रहे हैं। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप ये विशेष कार्यक्रम हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक 12 बजे रेडियो की फ्रिक्वेंसी 90.4 पर लगातार सुन सकते हैं और आप इसका पुनः प्रसारण अगले दिन ठीक 12 बजे सुन सकते हैं।
साथ ही हमारे YouTube पेज 90.4 आगरा की आवाज पर जाकर भी आप ये सारे कार्यक्रम, सारे विशेषज्ञ उनको देख और सुन सकते हैं देश दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय बैठकर। और मैसेज के माध्यम से, यानी YouTube पेज के मैसेज के माध्यम से ही आप उस कार्यक्रम के बारे में या किसी और कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, सुझाव और अपने सवाल हम तक बहुत आसानी से पहुंच जा सकते हैं। पुनः लौट कर आते हैं अपने विषय पर, जो है DSR। मुझे ये तकनीक बहुत अच्छी लग रही है शुभम जी, क्योंकि ये तकनीक के फायदे बहुत हैं और ऐसा लग रहा है कि हम खेती भी कर रहे हैं लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल जी। तो चलिए, अगला सवाल हमारा बहुत ही खास है आपसे। वो ये है कि DSR तकनीक द्वारा धान की बुआई करते समय हमारे किसान भाइयों को पोषण प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि पोषण प्रबंधन पर हम हर अपने कार्यक्रम में बात करते हैं, तो भाई इस DSR तकनीक में भी पोषण प्रबंधन की जरूरत होगी। बिल्कुल। और हमारी कोई भी फसल हो, उसमें अगर हमें उसकी जेनेटिक पोटेंशियल यानी कि उसकी जो एक कह सकते हैं कि जो उसकी एक पैदावार देने की क्षमता है, उस तक अगर हमें पहुंचना है, तो उसके लिए उसमें बेहतर पोषण प्रबंधन यानी कि उस फसल की जरूरत के अनुसार एक पोषण प्रबंधन अच्छा पोषण प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। अब पोषण प्रबंधन में क्या होता है कि हमें क्या करना है कि हमारी जो फसल है उसकी अवस्था के अनुसार उसे किन तत्वों की जरूरत है और उन तत्वों के लिए हमें कौन सी खाद किस मात्रा में किस समय पर और किस माध्यम से देनी है। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारी जो पैदावार है उसके बहुत अच्छे होने के प्रतिशत जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जो धान की DSR विधि है, इसमें हमें पोषण प्रबंधन कैसे करना है, तो किसान भाइयों, जब आप धान की बिजाई करते हैं तो धान की बिजाई करने से पहले जैसे ही आपने अपना खेत तैयार किया, तो आखिरी जुताई से पहले आप प्रति एकड़ अपना जो एरिया है प्रति एकड़ के हिसाब से आप 50 किलोग्राम DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट और 25 किलोग्राम MOP पोटाश, ये दोनों खाद को मिला के खेत में बिखेर दे और उसके बाद उसमें आप आखिरी जुताई करके उसको खेत को समतल कर दे। अगर किसान भाई अपनी फसल में DAP या पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक खाद और उपलब्ध है, NPK खाद, जो अमूमन आज के समय में मुख्यतः दुकानों पर, सोसाइटियों पर उपलब्ध रहता है। तो NPK खाद अगर आपके पास उपलब्ध है 12-32-16, तो उसको आप 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब आपने जब अपने खेत में डायरेक्ट सीडेड राइस विधि द्वारा, मशीन द्वारा, विधि द्वारा बुआई कर दी और नीचे आपने NPK फर्टिलाइजर डाल दिया, तो आपकी फसल में नाइट्रोजन फास्फोरस की जो शुरुआती जरूरत है उसको आपने पूरा कर। अब जैसे ही हमारी फसल लगभग 20 दिन की होती है, यानी कि 20 दिन की जो शुरुआती अवस्था होती है, उसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे ग्रो करती है। जो शुरुआती अवस्था होती है, तो शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों को क्या करना है कि पहली यूरिया इस्तेमाल करनी है, पहली टॉप ड्रेसिंग करनी है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। उसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, जब हमारी फसल लगभग 40 दिन की हो जाती है, बुआई के 40 दिन बाद आपको दूसरी एप्लीकेशन करनी है, वो करनी है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की। उस समय अगर आप देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल होगी वो लगभग 8 से 12 सेंटीमीटर की रेंज में आ जाएगी, तो उस समय आपको 45 किलोग्राम यूरिया लेना है और साथ में जो जिंक है, सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि वो समय होता है हमारी फसल में टिलरिंग का, तो उसके लिए आपको 8 से 12 सेंटीमीटर की जब आपकी फसल है तो उसमें आपको 45 किलोग्राम यूरिया और जिंक सल्फेट अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो 5 kg प्रति एकड़, जिंक ऑक्साइड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको स्प्रे के माध्यम से देना है 250 ml प्रति एकड़, या आप जो नई विधि की जिंक है जैसे प्रोकॉड जिंक है या चिलेटेड जिंक है, तो उनको आप 300 से 350 ml प्रति एकड़ आप इस्तेमाल करें। अब हमारी फसल 40-45 दिन की होगी है, उसके बाद जब हमारी फसल 60 दिन की हो जाती है तो उसमें आपको तीसरी बार यूरिया का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको डालना है 35 किलोग्राम यूरिया और साथ में या कह सकते हैं कि जो ऐसे तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम, उनका इस्तेमाल करना है। और जब हमारी फसल लगभग कह सकते हैं कि 70 दिन के आसपास हो जाएगी, यानी कि जो लास्ट अभी आपने एप्लीकेशन की थी तीसरी एप्लीकेशन, उसके 8 से 10 दिन बाद चौथी एप्लीकेशन करनी है, वो आपको करनी है यूरिया की। उसमें आपको यूरिया की जो मात्रा लेनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। तो पूजा जी, अमूमन हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल विधि से धान लगाई जाती है उसमें किसान भाइयों को हिदायत देते हैं कि आप 3 बारी यूरिया की एप्लीकेशन कीजिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की,
तो ये जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, इसकी जो अवधि है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए 4 एप्लीकेशन जरूरी है। साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे जिंक का इस्तेमाल 40 से 45 दिन की अवस्था पे करना है, और जो बोरोन का इस्तेमाल है वो जब हमारी फसल 65 से 70 दिन की हो जाती है तो उस समय किसान भाइयों को बोरोन का इस्तेमाल करना है। तो ये एक सीधे शब्दों में एक संतुलित पोषण प्रबंधन का माध्यम है, जिससे हम अपनी धान की जो फसल है उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। जी जी, और ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि क्यों जरूरी है पोषण प्रबंधन और किस तरह से आपने बहुत डिटेल में बता दिया है। मेरे को लगता है किसान भाई बहनों को बहुत आसानी हो गई होगी इसे समझने में कि किस तरह से वो डीएसआर तकनीक का उपयोग करते हुए पोषण प्रबंधन को भी अपने खेत में कर सकते हैं, अपने मृदा के लिए सही तरीके से कर सकते हैं। शुभम जी, डीएसआर विधि अपनाने में किसान भाइयों को फायदे तो बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज बिना चुनौती के तो आती ही नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं जिन्हें डीएसआर विधि अपनाते हुए हमारे किसान भाइयों को सामना करना पड़ेगा और आसानी से कैसे वो उनका सामना कर सकते हैं? जी, और ये जरूरी भी है बहुत, क्योंकि अभी तक हम जो बात की है मोस्टली हमने फायदों के बारे में बात की है, पर किसान भाइयों के लिए दोनों चीजें, किसान भाई के होते हैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान होते हैं और उनको जो विश्वास होता है वो प्रैक्टिकलिटी से आता है। अगर वो करके देखते हैं, उसमें अच्छा लगता है, तभी वो उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। तो डीएसआर के केस में अगर हम सीधी बात करें तो अभी जो मुख्य चुनौती हमारे किसान भाइयों के सामने आती है, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है खरपतवार। और हमेशा से ये एक रिकॉर्ड रहा है कि धान की फसल में अगर खरपतवार को आपने सही नियंत्रण में नहीं लेके आए आप, तो उसकी जो पैदावार है 30 से 40% तक घट जाती है। यानी कि अगर अपने खेत से 20 क्विंटल प्रति एकड़ ले रहे हो, तो अगर आप खरपतवार का नियंत्रण सही से नहीं कर पाते तो पैदावार घट के 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ ही रह जाएगी। तो ऐसे में जो मेन चैलेंज है खरपतवार का है, और वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम धान की बिजाई करते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस की विधि द्वारा, तो उसमें जो मॉइस्चर है वो कम रहता है, मॉइस्चर का लेवल कम रहता है, खड़ा पानी उसमें नहीं रहता। तो इस वजह से धान की जो खेत होते हैं जिसमें डायरेक्ट सीडेड राइस द्वारा विधि द्वारा बुआई की गई है, उसमें घास खरपतवार उगाते हैं। और जिसकी वजह से किसान भाइयों ने इस तकनीक को बहुत समय लगा दिया अडॉप्ट करने। पर अच्छी बात यह है कि अब जो मैंने एक बात बोली थी कि जिस तरह से हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे सीड की कंपनीज हैं कुछ अच्छी, वो इसमें घुसकर किसानों के लिए जो उन्होंने बहुत सारे नए बीज इजाद किए हैं, तो उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि आज के समय में जो नई वैरायटीज हैं तो उसमें कुछ स्पेशल हर्बिसाइड ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत ज्यादा असरदार है। जैसे अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं, पिछले 2 साल से एक नई वैरायटी आई है धान में, जिसमें एक स्पेशल हर्बिसाइड है जिसका नाम इमेजाथाइपर है टेक्निकल नेम। उसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पैदावार अच्छी आती है। वहीं जब किसान भाइयों के लिए हिदायत ये भी है कि जब आप डायरेक्ट सीडेड विधि द्वारा धान की बिजाई करते हैं, तो आपको क्या करना है कि धान की बिजाई के लगभग 24 से 48 घंटे बाद पेंडामेथलिन, जो एक हर्बिसाइड है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। प्री इमरजेंस का मतलब क्या होता है? जिस हर्बिसाइड की एप्लीकेशन से जो खरपतवार हैं, घास होते हैं, वो उगने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए उसे प्री इमरजेंस बोलते हैं। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। तो पूजा जी, हम अभी तक जो मुख्य चुनौती है वो यही है खरपतवार की। और दूसरी अभी चुनौती की अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मली जो किसान भाई नॉर्मल धान लगाता है, नॉर्मल विधि से धान लगाते हैं, तो उनके पास क्या है, उनके पास वैरायटीज बहुत है। आज के समय में उनके पास वैरायटी बहुत है चुनने के लिए। पर डायरेक्ट सीडेड राइस की विधि में अभी पिछले 2-3 सालों में तो कुछ नई वैरायटीज आई हैं, पर अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्मल विधि से और डायरेक्ट सीडेड राइस से, तो उसमें काफी कम वैराइटल ऑप्शन आज हमारे किसानों के सामने उपलब्ध है। तो ये मुख्य समस्याएं आती हैं। और तीसरा, जहाँ पे अभी किसान भाइयों के लिए इस तरह के सचेत जन चेतना प्रोग्राम नहीं चलाए गए हैं, या कह सकते हैं जहाँ पे किसान भाइयों के
को इस संबंध में जानकारी कम है तो वहाँ पे भी चैलेंज आ सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो इस अच्छी तकनीक में क्या भारत सरकार द्वारा DSR तकनीक के लिए बढ़ावा देने के लिए इसको, क्योंकि बहुत अच्छी तकनीक है, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस विधि को अगर हमारे किसान भाई अपना लेते हैं तो इससे केवल उनका ही फायदा नहीं होगा, पर जो हमारा एक सोशल कोज है जैसे कि पानी की बचत, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और साथ में दूसरा जो एक कोज है, जैसे जो धान की फसल होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है मीथेन, जिससे कि पोल्यूशन भी होता है, उसको भी फैलाती है, उसको भी रिलीज करती है। तो अगर हमारे किसान भाई DSR तकनीक को अपनाते हैं तो उससे जो पानी की बचत भी होगी, हमारे पोल्यूशन के लिए अगर हम देखें हमारे वातावरण में अगर मीथेन गैस का एमिशन बढ़ जाता है तो वो हमारी AQI को बढ़ा देती है, तो वो भी फायदेमंद है। तो इन सोशल इकोनॉमिक कॉज को खत्म, जो बढ़ावा देने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट इस पे काफी अच्छा अनुदान देती है। और अगर हम उत्तर भारत की स्टेट्स में देखें, हरियाणा, पंजाब, जहाँ की मुख्यतः धान की खेती होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अगर कोई नया किसान DSR विधि द्वारा खेती करते हैं तो उसे 4,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान देती है, जो कि एक बहुत मायने रखता है। 4,000 रुपए प्रति एकड़, 4,000 रुपए किसान आसानी से उसमें बिजाई कर सकता है, खाद ले सकता है। अच्छी रकम है, मुनाफे वाली रकम है, सही बात है। बिल्कुल। और किसान इसके साथ साथ जो नई विधि है, जैसे नई मशीनें हैं जिससे बिजाई करनी है, वो मशीनें भी हमारी गवर्नमेंट जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी वो मशीनें उपलब्ध रहती हैं, जिन पे किसान अपनी बुकिंग करवा सकता है। भाई मुझे आज से 20 दिन बाद अपनी धान की बुआई करनी है तो मुझे मशीन आप उपलब्ध करा देना, तो वो आपको मशीन उपलब्ध हो जाएगी, निःशुल्क होगी। और साथ में क्या करते हैं, कई बारी जो धान का बीज भी होता है वो भी हमारे किसान भाइयों को फ्री में अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह का गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है। साथ में जो कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे साइंटिस्ट रहते हैं वो भी लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे गांव में जाके फार्मर्स के साथ कंडक्ट करते हैं, जिससे किसानों की नॉलेज को बढ़ा सके। बहुत तो ये अच्छा। कुछ मुख्य सपोर्ट है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। जब इतनी अच्छी तकनीक है, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, तो एक सवाल मेरे मन में है, आखिरी सवाल लूंगी मैं ये शुभम जी, कि क्या DSR तकनीक सभी प्रकार की मिट्टी और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, और अगर नहीं है तो फिर ये किन परिस्थितियों में सबसे बेहतर रिजल्ट देती है? जी देखिए, अभी जो DSR तकनीक है वो बेस्ट जो काम करती है वो हमारी जो दोमट मिट्टी है, जहाँ पर जो सैंडी लॉम सॉइल है, जहाँ पर मिट्टी ज्यादा भारी नहीं है, वहाँ पे अभी बेस्ट है। क्योंकि अगर हम दूसरी मिट्टी की बात करें, जैसे कि ब्लैक सॉइल है या जो हैवी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, तो उन पर अभी ये तकनीक पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको जिस अवस्था में धान की बुआई करनी है, उस अवस्था में अगर आप पहुंचेंगे तो उसके लिए मिट्टी उस अकॉर्डिंग मिट्टी नहीं मिल पाती, उस कंडीशन में मिट्टी नहीं आ पाती, जिससे कि वो जो एक रिजल्ट या पैदावार उस मिट्टी पे आनी चाहिए, जो हमारी हल्की दोमट मिट्टी पे आती है, सैंडी लॉम सॉइल पे आती है, वो बेस्ट है। और जो भारी मिट्टी होती है वहां पर इसका अभी थोड़ा प्रचलन कम है। ये सवाल जानना बहुत जरूरी था, है ना? बिल्कुल। जी, बहुत अच्छी जानकारियां शुभम जी आज आपने हमारे साथ साझा की हैं। आज का विषय मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा, जो है डायरेक्ट सीडेड राइस, DSR, धान की खेती में एक नई दिशा है। और इसी विषय पर आज श्री शुभम अत्री जी, जो रीजनल एग्रोनॉमिस्ट हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, आपने बहुत सही, सटीक और विस्तृत रूप से हमें जानकारियां दी हैं, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं शुभम जी। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आपके जो प्रश्न थे, बिल्कुल ये किसानों के प्रश्न थे, और किसान भाइयों के मन में जब भी कोई नई विधि अपनाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को इससे जरूर फायदा मिलेगा। और इस प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शुभम जी। जी धन्यवाद सभी को। तो श्रोताओं, ये थे डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि DSR तकनीक से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे अति महत्वपूर्ण विशेषज्ञ, जी हाँ, शुभम अत्री जी, जो हमारे रीजनल एग्रोनॉमिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आपको बहुत सरल तरीके से बताए।
और जो कि आधुनिक खेती की दिशा को भी दर्शाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को नई तकनीक अपनाने और अपनी खेती को अधिक लाभकारी बनाने में मदद करेगी। मुझे ये DSR विधि बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जहां ये आपका काम आसान कर रही है, सरल कर रही है, वहीं जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो बहुत अच्छा बन के आ रहा है और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम लग रहा है, आपकी मेहनत भी कम लग रही है और सबसे अच्छी बात है हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो रहा, जहां पर मीथेन गैस नहीं होगी और साथ ही साथ पानी की बचत भी होगी। सही कहा शुभम जी? बिल्कुल जी। तो ये DSR विधि बहुत अच्छी है। इन्हीं अच्छी जानकारियों के साथ फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे पूजा विदा लेती हूँ, वो भी इस वादे के साथ कि जल्द ही आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।